हर समय फ्रेश गोल्डी मसाले। नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और देवभूमि के दंगल में बात करेंगे दिल्ली से उठी चिंगारी देवभूमि पर भारी। देश भर में इन दिनों दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट परीक्षा में पेपर लीक और सीबीएसई मार्केट में अनियमितताओं को लेकर छात्रों और युवाओं का विरोध प्रदर्शन लगातार चर्चा में है। वहीं दिल्ली से उठी छात्रों की चिंगारी अब देवभूमि उत्तराखंड तक भी पहुंच गई है। सामने आ रहे भर्ती घोटालों और पेपर लीक की घटनाओं के विरोध में प्रदेश के युवा भी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं इस मुद्दे ने अब सियासी गलियारों में भी तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल भाजपा सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते कई आरोप लगा रहे हैं। अब तक यहाँ पर विपक्ष युवाओं को समर्थन देता नजर आ रहा था, तो वहीं देश में शिक्षा व्यवस्था में सुधार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद कूच के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज एवं कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हिरासत में ले जाने के विरोध में कांग्रेसियों ने मंगलवार देर रात लोक भवन कूच कर सत्ताधारी सरकार के खिलाफ जमकर अपना आक्रोश व्यक्त किया, जिसके बाद जवाब में उत्तराखंड भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भी बुधवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय का घेराव कर कांग्रेस पर भ्रम फैलाने और छात्रों की आड़ में राजनीति चमकाने जैसे आरोप लगाकर घेरने का काम किया। इस बीच कांग्रेस व भाजपा के कार्यकर्ता आमने सामने भी होते दिखाई दिए। कुल मिलाकर ये पूरा विषय जो अब तक छात्रों और युवाओं से जुड़ा नजर आ रहा था, वहीं इस मामले ने अब सियासी रुख भी अपना लिया है। बीते दिनों भी देखा गया कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी द्वारा राजधानी देहरादून में छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर युवाओं को जगाने का काम किया गया था, जहां छात्र और युवाओं ने भी पेपर लीक और विभिन्न धांधली के चलते अपनी चिंता व वक्तव्य रखने का काम किया। लेकिन अब पूरे देश के साथ साथ प्रदेश में भी बड़े प्रदर्शन होते दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते पक्ष विपक्ष के बीच आपसी बयानबाजियां भी देखने को मिल रही हैं। चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट। नई दिल्ली के जंतर मंतर में छात्रों के साथ ही विपक्षी दलों का प्रदर्शन लगातार जारी है। पेपर लीक मामले को लेकर छात्र और विपक्षी दल लगातार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एवं संसद में इस मामले पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में राहुल गांधी समेत अन्य विपक्षी दल के नेताएं बीते दिनों पीएम आवास का भी घेराव किया, जिसके विरोध में अब बीजेपी सड़कों पर उतर गई है। राहुल गांधी के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने देहरादून में कांग्रेस मुख्यालय घेराव के लिए हुंकार भरी। इससे पहले बीते मंगलवार में कांग्रेसियों ने देर शाम लोक भवन कूच किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें हाथी बुड़कला में बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया, जिसके बाद कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, कांग्रेसियों ने पुलिस की ओर से लगाए गए पहले बैरिकेडिंग को घेरे में तोड़ दिया, फिर दूसरे बैरिकेडिंग पर पहुंचकर सरकार के खिलाफ जमकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। इस बीच हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया, जिस पर राजनीति अभी भी जारी है। ये बहुत एक सोची समझी साजिश है कि छात्रों को आगे करके बाद में स्वयं राजनीति करना, माहौल ख़राब करना, कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेना, अराजकता फैलाना। जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर 12 लाख से भी ज़्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र वितरण किए गए हैं। नीट का एग्ज़ाम दोबारा करवाया गया है और पूरी पारदर्शिता के साथ करवाया गया है। सीबीआई जांच की इंक्वायरी की गई है, जो लोग दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। पूरे देश भर के अंदर जहां भी एनडीए की सरकारें हैं, भाजपा की सरकारें हैं, उन्होंने बहुत पारदर्शिता के साथ एग्जाम को किया है। का पाठ पढ़ाने उनका ये कहना। आपने आटे का बम सुना है, आपने सुतली का बम सुना है, आपने फुस बम सुना है। तो फुस बम, आटे का बम, सुतली का बम, वो आज साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी असलियत उसकी क्या है। हम तो स्वागत करने के लिए खड़े थे, 2 बजे से खड़े थे, बारिश में खड़े थे, लेकिन बेचारे आए नहीं। कई हमारी बहनें गाना गाती रही, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, आ जा रहे। अब महेंद्र भट्ट जी आए नहीं। और आज हमने यहाँ पर प्रोटेस्ट की कॉल दी है। दिल्ली के अंदर जो पुलिस ने अत्याचार किया है उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारा ये स्पष्ट मानना है कि दिल्ली के अंदर जो पुलिस ने लाठीचार्ज किया वो पूर्व नियोजित किया, उसके लिए उन्होंने पहले से तैयारी करी थी। उनका मकसद प्रदर्शन करवाना नहीं था 20 तारीख को, उनका मकसद प्रदर्शन के अंदर बाधा पहुंचाना था, हर तरीके से उस प्रदर्शन को नुकसान पहुंचाना था। नई दिल्ली में जो छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया है, जिस तरह से केंद्र सरकार लोकतंत्र की आवाज दबाने का काम कर रही है,
जो बच्चे लोकतंत्र से अपनी बात कह रहे थे, वो यही तो कह रहे थे कि पेपर लीक हो रहा है बार बार, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पेपर लीक हो चुका है एक बार नहीं, और उसके बाद कई पेपर लीक हो चुके हैं, कई बच्चों ने आत्महत्या कर लिया है, और भविष्य के लोगों का संकट, भविष्य का जो संकट उनके पे मंडरा रहा है, इन तमाम बिंदुओं को लेके उन्होंने प्रदर्शन किया। लोग ढंग तरीके से किया, लोकतंत्र के तरीके से किया, शांतिपूर्ण ढंग से किया, लेकिन जिस तरह से लाठीचार्ज उन पर किया गया, बच्चों पे कपड़े फाड़े गए, लड़कियों के कपड़े फाड़े गए, लड़कों पे जिस हिसाब से उन्होंने मतलब मारा है, और साथ साथ मैं देख रहा था वीडियोस पे कुछ ऐसे शख्स दिखे जो पुलिस वर्दी में नहीं थे, जो लाठीचार्ज कर रहे थे। वो कौन है? देखिए, आज का प्रदर्शन राहुल गांधी को लोकतंत्र में आईना दिखाने का प्रदर्शन है। जिस प्रकार से राहुल गांधी लोकतंत्र की खिल्ली उड़ा रहे हैं, प्रधानमंत्री के आवास पर जाकर माहौल को खराब करने का प्रयास करते हैं। लोकतंत्र में पार्लियामेंट चल रही है, सदन के अंदर उनको बोलने का अधिकार है। कल हमारे सरकार के मंत्री उनसे मिलने गए, पहली बार उन्होंने जो शर्तें रखी थी उसको स्वीकार किया, लेकिन स्वीकार के बाद भी जब अपनी बात आ रहे हैं और एक प्रकार से देश को दिग्भ्रमित करने का वो काम कर रहे हैं। गौर हो कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के प्रधानमंत्री आवास के पास धरना दिए जाने के विरोध में भाजपाइयों ने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में कांग्रेस भवन कूच किया, लेकिन पुलिस की सजगता से भाजपाई कनक चौक से आगे कांग्रेस भवन की तरफ नहीं बढ़ पाए। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने कांग्रेसियों को एजले हाल चौक से कुछ ही आगे दूरी पर बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया, जिस कारण कांग्रेसी कनक चौक तक नहीं पहुंच पाए, जिस पर लगातार विरोध प्रदर्शन देश से लेकर प्रदेश में अभी भी जारी है। आखिर इस पर विराम कब लग पाएगा, शायद इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। उत्तराखंड टेक्स रिपोर्ट। और चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे, जिस तरीके से पेपर लीक का मुद्दा करवाया हुआ है। लगातार हम देख रहे हैं जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन है और राज्य में भी कहीं ना कहीं अब इसकी भनक दिखाई दे रही है। जहां एक और पहले कांग्रेस ने भाजपा मुख्यालय का घेराव किया, उसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुख्यालय का घेराव किया। कई सवाल खड़े होते हैं, चर्चा आज इसी पर करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। राजेश पेशी, प्रदेश प्रवक्ता भाजपा, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज सैनी जी, वरिष्ठ नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं राजेश जी से। राजेश जी, केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है, और जिस तरीके से नीट को लेकर और स्थानीय भर्ती परीक्षाओं में लगातार पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? दूसरी बात ये कि सड़क पर उतरने की आपकी क्या मजबूरी है? छात्र इंसाफ की ही तो मांग कर रहे हैं। निशी जी, निश्चित रूप से जो भर्ती परीक्षाएं लीक हुई हैं, या जो भी जिसके द्वारा इसको एक सुनियोजित तरीके से एक रचना रच के, चाहे प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उसको अस्थिर करने का काम जिन लोगों के द्वारा किया जा रहा है, निश्चित रूप से प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जब हम प्रदेश सरकार की बात करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि जब सब नकल विरोधी कानून की हम बात करते हैं तो देश का ये पहला राज्य है जिसने सबसे ज्यादा अगर कोई मजबूत कानून इस प्रदेश के युवाओं को दिया है तो निश्चित रूप से उत्तराखंड उसमें सबसे प्रथम नंबर पे आएगा। अब हम केंद्र की बात करते हैं, देखिए केंद्र पे भी एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन जिस तरह से युवाओं ने करा, और उन युवाओं के उस आंदोलन के पीछे जो राजनीतिक दल कूद के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, या इस आंदोलन का प्रारूप बदल के दूसरी ओर ले जाके अगर इस देश के अंदर कोई ऐसा काम करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे यहाँ की संप्रभुता हुई या यहाँ की लोगों की एकता हुई, अखंडता हुई, अगर उन पे किसी तरह की आंच आ रही है तो मैं ये मानता हूँ कि वो गलत दिशा में उन बच्चों को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस प्रकार से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा कल बता दिया गया है कि हम इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की पैरवी कर रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे कि अगर किसी तरह का भी अगर भविष्य में कोई घटनाएं होती हैं तो उसकी जो कार्रवाई हो वो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के अंदर हो और बच्चों को न्याय मिले। लेकिन साथ ही मैं ये कहना चाहता हूं कि आंदोलन का प्रारूप जो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, उस आंदोलन पे जो राजनीतिक दलों ने, जिनका काम, अगर हम विधानसभा की बात करें, विधायक है तो विधानसभा के अंदर उनको बात रखने का अधिकार दिया गया लोकतांत्रिक तरीके से। अगर हम संसद की बात करें तो सांसदों को संसद भवन के अंदर पूरी मान्यता दी गई है कि उन्होंने उस बात को, उस चर्चा को वहां पे रखना चाहिए जिससे पूरा देश उन बातों को सुन सके, समझ सके और उस पर क्या बेहतर कार्रवाई होनी है उनके विचार ले सके। लेकिन हो क्या रहा है, इस देश के कांग्रेस पार्टी जो प्रमुख विपक्षी दल है भारतीय जनता पार्टी के सामने, उनके एलओपी सड़कों पे जाके प्रधानमंत्री आवास को कूच कर रहे हैं। क्या वो एक जगह है जहां पे वो अपनी बात को रख सकते हैं? और जब चर्चा के लिए
आपको बुलाया जा रहा है उस चर्चा पे, आप ना आके उस चर्चा पे बात रखने के बजाय अगर आप उस चर्चा पे बच रहे हैं और आप इस चर्चा को दूसरी दिशा में ले जाके, जो एक संख्या इस समय जंतर मंतर पे है या देश के किसी भी हिस्से में, उनको अपने टीम के लोगों के द्वारा, अपने पार्टी के लोगों के द्वारा संचालित करके अगर रिमोट कंट्रोल का काम कर रहे हैं, तो ये आप खराब काम कर रहे हैं। ना आपको शोभा देता है, ना आपकी पार्टी को शोभा देता है। आपने बात को रखना है, लोकसभा उसका माध्यम बना है, सत्र इस बीच चल रहा है, आपको वहां बात रखनी चाहिए ताकि देश आपको सुन सके, आपके विचारों को सुन सके। और अगर आपकी कोई ऐसी राय है, कोई आपकी ऐसे ऐसे सुझाव हैं जिसको प्रधानमंत्री जी ने सुनना चाहिए, देश के लोगों ने सुनना चाहिए, तो वो आपको लोकसभा के अंदर देना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ निशी जी। अच्छा, जी। मुझे ये बताइए, कांग्रेस मुख्यालय घेराव करने का क्या मतलब था? सरकार, आपकी सरकार के खिलाफ छात्र जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, आपकी सरकार के खिलाफ वो नारेबाजी कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, और आप उल्टा कांग्रेस मुख्यालय का ही घेराव कर रहे हैं। तो क्या ये मुद्दे से ध्यान भटकाना नहीं है? नहीं यशी जी, मैं ये समझना चाहता हूँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या जो एलओपी है इस देश के, उनका प्रधानमंत्री आवास कूच करना ठीक है? क्या वहां पे इस बात की चर्चा संभव है? नहीं, अगर ये ठीक नहीं है तो फिर छात्रों पर लाठी भाजना भी ठीक नहीं है। जिस तरीके से छात्रों के कपड़े फटे हैं, महिला छात्रों के कपड़े फाड़े गए हैं, ये भी ठीक नहीं है। अगर आप ठीक पर आते हैं, सही या गलत का आकलन करने आते हैं, तो सही तो बहुत कुछ नहीं हो रहा है वहां। यशी जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन जब कहीं पे अगर एक आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और उसको कोई हाईजैक करके अगर वहां पे उग्र आंदोलन करता है, अराजकता फैलाता है और हमारे इस देश की संपत्ति को, जो जनता की संपत्ति है, उसको नुकसान पहुंचाता है, तो जो फोर्सेस हैं, जो वहां पे टीम लगी है, जिनके द्वारा इस आंदोलन को एक शांतिपूर्ण प्रारूप देके रोकने का काम है, उस जगह पे कुछ ना करने देने की जिनकी जिम्मेदारी है, अगर वहां पे कुछ इस तरह की चीजें होती हैं तो निश्चित रूप से एक्शन रिएक्शन दोनों तरफ से होता है। और कांग्रेस पार्टी जो बार बार इसको बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करती है, मैं 2-4 घटनाएं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। इस देश के अंदर पहले भी आंदोलन होते रहे हैं और आंदोलनों से ही हमें देश भी मिला और हमें राज्य भी मिला है। जब हम पुराने आंदोलनों को देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि 1966 में जब इंदिरा गांधी जी की सरकार इस देश में थी तो हमारे साधु संतों पे गोलियां चली थी, जिसमें 10 से अधिक साधु संत मारे गए थे। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम 1994 की बात करते हैं तो उत्तराखंड के जितने राज्य आंदोलनकारी थे उन्हें रामपुर तिराहा, खटीमा में गोलियों से भुना किया और उनकी बहन बेटियों के साथ क्या हुआ देश के सामने है, तब भी कांग्रेस पार्टी की सरकार। जब हम 2011 की बात करते हैं तो रामलीला मैदान के अंदर एक शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था जो अगले दिन संसद घेराव करने वाला था। 12 बजे रात को वहां पे लोगों को मार मार के उनको पीट कर वहां से भगाया गया। ये भी इस देश ने देखा है। आज जो इतनी बातें करके आरोप प्रत्यारोप लगा रहे, पहले वो ये देखें कि इतिहास के गर्द में उनके द्वारा जब इस देश के लोगों के साथ ऐसा किया गया, आज वो किस मुंह से इस लाठी चार्ज पे कहना चाहते हैं कि काम ठीक हो रहा था और हमने काम गलत किया है। तो हमें खेद है कि कई छात्रों को इनकी आड़ में जो माहौल अराजकता वाला जा रहा था उसको रोकने के लिए थोड़ा बल का प्रयोग किया गया। लेकिन कहीं मैं इस बात से भी वो नहीं कहना चाहता हूं कि ये सही हुआ एक गलत, लेकिन जो अराजक तत्व थे उनको कहीं ना कहीं वहां रोकने की आवश्यकता थी, जिसे रोकने के लिए हमारे देश की फोर्सेस ने अपना काम किया। जी यशी जी। ठीक है, वापस आते हैं आपके पास। मनोज सैनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, सहानुभूति या सियासी दांव, अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन पाने के लिए कांग्रेस छात्रों का सहारा ले रही है, सत्ता पक्ष का आरोप है। यसी जी, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके को-पैनलिस्ट को और अपने दर्शकों को मेरा प्रणाम जी। अभी मैं भाजपा के प्रवक्ता को सुन रहा था, राजनीति राजनीति राजनीति। अरे क्या मेलोडी पे राजनीति करेंगे? क्या 10 लाख के सूट पे राजनीति करेंगे? अगर बच्चों के भविष्य पे राजनीति करेंगे तो किसके लिए कर राजनीति करेंगे हम? ये अभी इतिहास में जा रहे थे कि इतिहास में उस समय आंदोलन हुए, उस समय आंदोलन हुए। अरे आपको तो आंदोलन के पता भी नहीं है। जब देश आजाद हो रहा था आप तो अंग्रेजों के पीछे खड़े हुए थे। वो डरपोक और आज भी फिर वही है। ये डरपोक और कमजोर प्रधानमंत्री इस देश में है। 20 जून से वो बच्चे अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे, लेकिन मजाल है कोई सरकार नुमाइंदा वहां बैठा हो। जब उन्होंने घोषणा की कि 20 जब संसद शुरू होगा तो उस दिन वो वहां से संसद का घेराव करेंगे, सरकार तब भी नहीं जागी, क्योंकि ये तो सुना था कि 4-5 है। अब ये कांग्रेस पर लांछन लगा रहे हैं, अपनी कमजोरियों को नहीं गिना रहे हैं। निशी जी, यसी जी, मैं एक बात बताने देता हूँ, वोट चोरी से बनी बे औलादों की सरकार को औलादों की चिंता नहीं होती। ये इस आंदोलन से जो ये घटनाक्रम हुआ इससे साफ जाहिर हो गया है। अब ये बात करते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी जी ने कभी उनको उस पर नहीं किया कि बच्चों का है कि सरकार कहेगी कि इस पर राजनीति कांग्रेस कर रही है। लेकिन जब इन्होंने
निहत्थे हमारे छात्रों पर, हमारे बच्चों पर, हमारी बेटियों पर जब इन्होंने वार किया, और वो भी आप देखे निशी जी, आपने सब देखा होगा, ये आरएसएस के गुंडे वहां पर लेके आए बिना वर्दी के। ये जवाब देना पड़ेगा अमित शाह को और प्रधानमंत्री को कि किसके कहने से उन निहत्थे छात्रों पर लाठियां बरसाई गई, किसने उन्हें अधिकार दिया। ये बात करते हैं छात्रों के भविष्य की। आप देखिए 2024 में नीट का एग्जाम हुआ था, उसमें यही धर्मेंद्र प्रधान था चोर, यही डाकू धर्मेंद्र प्रधान था, यही दलाल धर्मेंद्र प्रधान था। क्या हुआ? सीबीआई चार्जशीट तक भी फाइल नहीं कर सकी। कहां है वो 2024 के? ये बात करते हैं देश की सुरक्षा की, देश के बच्चों के भविष्य की। हकीकत ये है, अब छात्र आप देखिए पूरे देश के अंदर छात्रों में जो जबरदस्त आक्रोश है, चाहे वो गुजरात में हो, महाराष्ट्र में हो, यूपी में हो, उत्तराखंड में हो, देश के किसी भी हिस्से में हो, छात्र वो शक्ति है। वो कहते हैं ना कि जहां जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। शायद अब भी भाजपा की सरकार, मोदी सरकार घमंड में है। ये कह रहे हैं कि संसद में वार्ता करें, लेकिन जब लोकसभा अध्यक्ष से हमारे एलओपी ने कहा कि हम इस पर वार्ता करना चाहते हैं, तो एलओपी ने क्या कहा, शायद इनको ध्यान नहीं है, ये यहाँ पर बिना किसी तथ्य के, बिना किसी जानकारी के बैठते हैं। उन्होंने कहा मैं सरकार से पूछूंगा। तब राहुल गांधी प्रधानमंत्री से जवाब लेने वहां जा रहे थे। उन्हें कोई शौक नहीं है। और ये राजनीति बच्चों के भविष्य के लिए, अगर ये बच्चों के भविष्य के लिए हमें कांग्रेस को राजनीति करनी पड़ी तो राजनीति भी की जाएगी, क्योंकि हमारे देश के भविष्य का सवाल है, हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। और आज भी यसी जी ये बात करते हैं कि नकल विरोधी कानून, अरे कहाँ है तुम्हारा नकल विरोधी कानून? आज भी 2 पेपर लीक हो गए हैं उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के। अभी मैं सुन रहा था उनकी कुलपति को कि ये उस दायरे में नहीं आता। अरे तो किस दायरे में आता है भाई? बात आप बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जुमलेबाजी सारी। आपका कोई यकीन बच्चों पर नहीं है। बच्चे आपका कोई यकीन नहीं कर रहे हैं, ना मोदी सरकार पे यकीन कर रहे हैं, ना धामी पे कर रहे हैं। ये आप देख लीजिए, आने वाला समय आपके पतन की शुरुआत हो चुकी है, और उत्तराखंड से इसकी शुरुआत होगी 2027 में, और 2029 में भी ये मोदी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 2029 से पहले ही मोदी जी झोला उठा के भाग लेंगे। जी यसी जी। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर पंकज पानुली जी जुड़े हुए हैं, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी। स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पंकज जी, सवाल मेरा आपसे है, आप तीसरा विकल्प हैं या सिर्फ दर्शक हैं? जहां एक और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, युवाओं के भविष्य के लिए, या ये जो पेपर लीक का मामला है, इस पूरे मामले पर यूकेडी का क्या स्टैंड है? यूकेडी क्या कर रही है? ये तो मान लीजिए एक दूसरे का मुख्यालय का घेराव कर रहे हैं, चर्चा में तो है ही एटलीस्ट। तो जब देखिए कहती है कि हम 2027 का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हम जनता हमारे ऊपर विश्वास कर रही है, ऐसे कैसे विश्वास करेगी आपके ऊपर जनता? ये दोनों जो है नूरा कुश्ती कर रहे हैं, दोनों दल। कल हमने इसकी बानगी देहरादून की सड़कों पे देखी। दोनों एक दूसरे के मुख्यालयों को घेरने का काम कर रहे हैं। जो आज कांग्रेस पेपर लीक का रोना रो रही है, वो इनके जमाने में भी होते थे। इनके जमाने में तो पटवारी और ऐसे जो घोटाले हुए हैं नियुक्तियों के, वो इन दोनों ने युवाओं को छला है। इसीलिए उत्तराखंड क्रांति दल आज 2027 के लिए उत्तराखंड में एक मजबूत विकल्प है, और मजबूती जो है इन दोनों के खिलाफ, इन दोनों को एक्सपोज करने में लगा है, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो। आज ही टेक्निकल यूनिवर्सिटी का पेपर लीक हुआ है। इससे पहले जब से भाजपा की सरकार आई है, तब से लगातार पेपर लीकों की एक सीरीज चली है, और पेपर लीक करने वालों में भी इनके संजय धारीवाल और हाकम सिंह जैसे लोग, जिनके बहुत सारे कनेक्शन जो है भाजपा के बड़े बड़े नेताओं से दिखे हैं। और नकल विरोधी कानून की बात करते हैं, नकल विरोधी कानून में वो सारी चीजें, कितने लोगों को आज तक सजा हुई। हाकम सिंह को जो इन्होंने जेल में रखा था, वो आज अपने बरी होके घूम रहा है। तो ये देखिए कि कितनी इनकी उसके ऊपर, नकल के ऊपर और पेपर लीक के ऊपर जो है वो सीरियसनेस है। नीट जैसा पेपर लीक हो जाता है, और ये बात जो है पहले ही खत्म हो सकती थी। जैसे ही सोनम वांगचुक और दीप के जंतर मंतर पे बैठे थे, आज जो जेपी नड्डा और इनकी मंत्री बात कर रहे हैं, उसी टाइम बात करते थे, तो आज इतनी बड़ी नौबत ना आती। आज पूरे देश में ये आंदोलन नहीं हो रहे होते। ऐसे ही सरकार ने जो है किसान बिल के टाइम पे करा था, पहले डिक्लाइन मोड में रही, और लास्ट में जो है
फिर प्रधानमंत्री आए, मैं क्षमा मांगता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैंने किसानों की भलाई के लिए करा, अब मैं इन तीनों को यूटर्न ले रहा हूं। अभी देखिए, अभी इलेक्शन से पहले पहले धर्मेंद्र प्रधान का भी इस्तीफा होगा, बीजेपी की जितनी छीछालेबरी होनी थी होगी, और इन बीजेपी जो उत्तराखंड में है उनके अध्यक्ष को ही पता नहीं कि नेट का पेपर है कि नीट का पेपर है। वो कल अपने वक्तव्य में बोल रहे थे कि नेट का एग्जाम हो गया, नेट के रिजल्ट आ गए, काउंसलिंग हो गई, उनको यही पता नहीं है कि नेट का और नीट का है। और इनके एक सांसद रवि किशन जी ये कह रहे हैं कि नीट अखबार लीक नहीं होगा। तो ये तो सिंसियरिटी है, और ये तो भाजपा की इसके प्रति जो है वो एक सीरियसनेस है, जो इस बात को दिखाती है कि पहले नीट और नीट अखबार है कि नीट एग्जाम है, यही पता नहीं है। तो फिर सीरियसनेस आप समझ सकते हो। और धर्मेंद्र प्रधान जी आज भी टिके हुए हैं, और जिस तरीके से ब्रूटली कल छात्रों को पीटा गया वहां पे दिल्ली में, जिस तरीके से उन डंडों के ऊपर नेल लगी थी, दिल्ली पुलिस सादी वर्दियों में थी, नेम चिट गायब थी, ये करना क्या चाह रहे थे वहां पे। और कुछ वीडियोस में ये आया है कि एक दिन पहले वहां पे 2-3 ट्रक जो हैं वो पत्थरों के पहुंच चुके थे। 2-4 यूट्यूबर्स ने कवर भी कराया वो। तो ये सारी चीजें अगर हो रही हैं तो सीरियसनेस आपको पता है कि कितनी सीरियसनेस के साथ सरकार इसको डील कर रही है। अभी भी टाइम है, सरकार इसको जो है सही तरीके से ले, और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा जल्दी से जल्दी करें ताकि सरकार को उससे मुक्ति मिल सके। ठीक है, सरकार को क्या करना है क्या नहीं करना है वो तो आपने पंकज जी बता दिया, लेकिन मैंने आपसे पूछा था कि यूकेडी क्या कर रही है उत्तराखंड राज्य में खासकर, उसका जवाब आपने नहीं दिया। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और बात कर रहे हैं दिल्ली से उठी चिंगारी देवभूमि पर भारी। चर्चा इसी मुद्दे पर कर रहे हैं। कुलदीप सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप जी, जिस तरीके का माहौल इन दिनों जंतर मंतर पर देखने को मिल रहा है, या उत्तराखंड में जिस तरीके से कांग्रेस मुख्यालय का घेराव, बीजेपी मुख्यालय का घेराव, ये सब दिख रहा है, क्या ये वाकई आपको लगता है कि ये छात्रों की चिंता है, या सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे को राजनीतिक टूल दिया जा रहा? नमस्कार जी। देखिए यशी, नीट का रिजल्ट आ चुका है और बच्चों का भी चयन हो गया है। लगभग 11,21,000 बच्चे जो हैं वो इन्होंने नीट एग्जाम क्वालिफाइड किया है। लगभग 1,36,939 सीटें हैं MBBS की, जिनके लिए 11 लाख बच्चों ने क्वालिफाई किया है। अब ये काउंसलिंग के बाद इन लोगों को जो बच्चे सेलेक्ट होंगे, एलिजिबल होंगे, वो आ जाएंगे। दरअसल ये जो पूरा आंदोलन है, एक तरफ तो नीट के नाम पर जो आंदोलन हुआ, नकल विरोध के नाम पर जो आंदोलन हुआ, और जो बच्चे सेलेक्ट हुए, जिन बच्चों के चीजें निकल के आए, रिजल्ट निकल करके आए, समाचार चैनलों में जिन बच्चों को हमने देखा, अखबारों में जिन बच्चों के बारे में पढ़ा, एक बड़ा अंतर सा देखने को मिला कि दोनों की उसमें अंतर था, विचारों में भी और एज ग्रुप में भी अंतर दिखाई दे रहा था कि कौन बच्चा जो नीट एग्जाम की तैयारी कर रहा है और उसकी पर्सनालिटी में, और जो वहां पर बैठे हुए हैं। देश के युवाओं पर लाठीचार्ज होना निसंदेह बुरी बात है, गलत है, लेकिन देश के युवा किस दिशा में जा रहे हैं इसकी चिंता करना भी जरूरी है। बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं दिल्ली में जो हुआ। एक पक्षीय तौर पर हम कह रहे हैं कि ये क्योंकि सरकार का विरोध करना है, इसलिए एक पक्षीय तौर पर ये निकल करके आ रहा है कि ये जो हुआ, कि जो चीजें हुई उसमें, और उनको लेकर के चीजें कटघरे में खड़ी की जा रही है। लेकिन मैं इसको ना मैं सरकार के चश्मे से देख रहा हूं, ना ही मैं विपक्ष के चश्मे से देख रहा हूं। दिल्ली में जो कुछ हुआ, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें आपको कैलकुलेट करनी होगी, आपको सिर्फ लाठीचार्ज को ही कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं आप। कौन, वो क्या फोर्स थी, कौन उनको मोटिवेट कर रहा था,
कौन सी चीजें हैं जो उनको फीड कर रही थी वहां पर, कौन से वो तमाम सारे फैक्टर हैं जो इस मूवमेंट को इस दिशा में ले गए कि जो कंडीशन कल वहां पर हुई, जिस स्थिति में ये मूवमेंट पहुंचा, इसकी विवेचना करने की जरूरत है। राजनीतिक दलों के लिए एक मुद्दा मिल जाता है, विपक्ष के नेताओं के लिए एक मुद्दा मिल जाता है, सत्ता पक्ष के नेताओं के लिए एक मुद्दा मिल जाता है, क्योंकि देश में हम एक चीज देख रहे हैं कि मुद्दों की राजनीति नहीं हो रही है। सत्ता पक्ष विपक्ष पर आरोप लगा रहा है और वो आरोपी विपक्ष सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहा है। दोनों एक दूसरे पर आरोपों की राजनीति कर रहे हैं, मुद्दों की राजनीति कोई नहीं कर रहा। सवाल सरकार से पूछे जाएंगे, केंद्र में 13 साल हो चुके हैं, 12 साल हो चुके हैं, राज्य में 10वां साल है। तो 10 साल पहले कांग्रेस ने क्या किया, अब वो उतने मायने नहीं रखता। इन 10 सालों में सत्तारूढ़ दल ने, उसकी सरकार ने क्या किया, ये मायने रखता है। तो सवाल भी सत्तारूढ़ दल से ही ज्यादा पूछे जाएंगे। अगर खामियां थी तो सुधार क्यों नहीं हुआ? 10 साल कोई छोटा समय नहीं होता है सुधार के लिए, एक बहुत बड़ा अंतराल होता है। ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं कहेंगे कि कांग्रेस के शासनकाल में नहीं होता था। मुझे, जब मैं आप ये बात कह रहा हूं तो मुझे गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका वो अभी भाषण याद आ रहा है जो उन्होंने विधानसभा में दिया था कि भाई नकल हो जाती है, हम कोशिश करते हैं लेकिन चीजें हो जाती हैं। उनका एक और भाषण था जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई बिजली निकल जाती है पानी से, तो इसलिए खेतों में फसल अच्छी नहीं हो रही है। खैर, वो एक अलग चीज है, लेकिन अब 10 साल पुरानी बातें हैं, उन चीजों का कोई वो नहीं है। 10 साल में आपने क्या किया? अगर आप कहते हैं कि 10 साल में हमने सड़कें बना दी, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, हमने हॉस्पिटल्स खड़े कर दिए, हम चांद पर पहुंच गए, हम रक्षा अनुसंधान में आगे बढ़ गए, हमारी विदेश नीति आगे बढ़ गई, देश आगे बढ़ गया, तो फिर इन सारी चीजों में देश पीछे क्यों जा रहा है? ये सारे लूप होल्स क्यों निकल करके आ रहे हैं? ये सवाल भी सत्ता पक्ष से पूछे जाएंगे। और जो दिल्ली में जो घटना घटी कल, देश में पिछले एक हफ्ते में देश में 3 अलग अलग जगहों पर कुछ ऐसी चीजें हो रही जिन पर लोगों का फोकस नहीं गया, क्योंकि यही एक बड़ी चिंता का विषय है। चाहे सोशल मीडिया हो या फिर मीडिया हो, हम देख रहे हैं कि कुछ चीजें छुपाई जा रही हैं, कुछ चीजें दिखाई जा रही हैं। केरल में क्या हुआ उस पर कोई बात नहीं कर रहा, पंजाब में क्या हुआ उस पर कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन दिल्ली में क्या हुआ ये सबका फोकस है। पंजाब में किसकी सरकार है, वहां बीजेपी की सरकार नहीं है। केरल में किसकी सरकार है, वहां भी बीजेपी की सरकार नहीं है। तो इससे समझ में आता है कि क्या सिर्फ बीजेपी की सरकार को टारगेट करने के लिए चीजें हो रही हैं, या चीजों में जो वास्तव में मुद्दे हैं उनको लेकर के बात करने के लिए चीजें हो रही हैं। देहरादून में हमने देखा परसों राहुल गांधी वहां पे दिल्ली संसद के बाहर धरने पर बैठे, तो उनके विरोध में भाजपा ने एक प्रोटेस्ट किया। ठीक है, वो साफ दिखाई दे रहा था क्योंकि वो सिंबॉलिक चीजें थी। आप कार्यालय से निकल करके आए, फोटो सेशन हुआ, सारी चीजें हुई, उसके बाद वो लौट गए। दूसरी तरफ में कांग्रेस की वहीं पर वो इत्तेफाक की बात है कि वो एक चौराहे के एक दाहिने तरफ जो है कांग्रेस के लोग थे, बाईं तरफ जो है भाजपा के लोग थे। मैं ऐसी जगह पे खड़ा था जहां से मैं दोनों लोगों को देख रहा था। ठीक है, तो सुरक्षा व्यवस्था कांग्रेस की तरफ ज्यादा थी, हालांकि वहां कोई नहीं था। 2-4 कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता वहां थी जिन्होंने अपनी आवाज बुलंद करी। भाजपा की तरफ उतनी ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, लेकिन वहां बड़े ज्यादा लोग थे। तो बहुत सारे संकेत समझ में आते हैं कि क्या चीजें हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, लेकिन जो सवाल युवाओं का है, जो सवाल बच्चों के भविष्य का है, उसमें क्या सुधार होने चाहिए, वो कितना सिस्टम अपडेट और अपग्रेड होना चाहिए, उस दिशा में कोई बात नहीं होगी। अभी यहाँ पर एक बात और निकल करके आई कि आज टेक्निकल यूनिवर्सिटी का जो एकेडमिक्स का पेपर है वो लीक हुआ है। बड़ा हास्यास्पद जो उनका बयान था वाइस चांसलर का। अब इस प्रदेश का दुर्भाग्य ये है कि यहाँ ऐसे कुलपतियों का चयन हो रहा है जो मतलब मैं समझता हूँ कि अपने उनकी जो शैक्षिक योग्यताएं तो भरी पूरी होंगी, लेकिन उनकी श्रेष्ठता उनकी क्या है, ज्येष्ठता के मानकों पर तो वो पूरे हैं, लेकिन श्रेष्ठता के मानकों पर भी हैं या नहीं है। ठीक है, कि ये नहीं आते हैं। अरे भाई, नकल होती है। अब ये तो वैसी बात हो गई कि एक बयान पहले आया था यूके SSSC वाले मामले में कि कुछ सवाल बाहर हो गए हैं लेकिन पेपर लीक नहीं हुआ है। ठीक है, तो जो भी चीज हुई, पेपर है, छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। अगर यूनिवर्सिटी का, किसी कॉलेज का एक पेपर भी लीक होता है
कोई बच्चा फेल भी होता है ना तो उसका 1 साल खराब हो जाता है पूरा। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर है उसकी वैल्यू अलग है और एकेडमिक्स का जो पेपर है उसकी वैल्यू अलग है। ठीक है, पेपर वैल्यू सबकी बराबर होनी चाहिए, सारी चीजें फुल प्रूफ होनी चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें बता रही हैं कि दोनों सुधार की बात कोई नहीं कर रहा, आरोप और प्रत्यारोप मुद्दों पर लेकर के किसी का फोकस नहीं है। हाँ, और ये दिख रहा है, और ऐसा नहीं है हम लोग जनता के बीच में जाते हैं। कुछ समय पहले यहाँ पर मैंने देखा पत्रकारों पर भी आरोप लगते रहे। कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो कहते हैं कि आप भाजपा के वकील हैं, भाजपा वाले कहते हैं कि आप कांग्रेस के वकील हैं। खैर, पत्रकार हैं हम जनता के वकील हैं, जन मुद्दों की बात करेंगे, जन सरोकारों की बात करेंगे। लेकिन इस राज्य में, उत्तराखंड में स्थितियां बेहतर दिशा में कैसे आगे जाए, जनता की स्थितियां, उनका रहन सहन, छात्रों के रोजगार, छात्रों के जो शैक्षणिक माहौल है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो माहौल है वो कितना मजबूत हो, उस दिशा में फोकस उतना नहीं है। अखबारों में बयानबाजी पूरी है, लेकिन राजनीतिक स्थितियां हमारी कितनी अच्छी हों उस दिशा में व्यवस्थाएं भरपूर हैं। तो कहीं ना कहीं लेकिन जनता चीजों को देख रही है, वो सवाल खड़े कर रही है, पूछ रही है। अब ये आने वाला समय बताएगा कि चीजें किस करवट ऊंट बैठता है। लेकिन ऐसा नहीं है, जनता ना तो कांग्रेस के झांसे में आ रही है ना भाजपा के झांसे में आ रही है। वो देख रही है कि कौन आदमी कितनी गंभीरता से छात्रों के भविष्य को लेकर के, युवाओं के भविष्य को लेकर के गंभीर। ठीक है कुलदीप जी, वापस आएंगे। दीपक मलिक जी अभिभावक संघ प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक जी, स्वागत है आपका। ये जो राजनीतिक ड्रामे पर मैं आपका रुख समझना चाहूंगी कि पक्ष विपक्ष की इस राजनीतिक नूरा कुश्ती के बीच अभिभावकों और छात्रों की असली आवाज आपको नहीं लगता कि कहीं दब कर रह गई है? यशी देखिए, सत्तारूढ़ दल है वो तो इस सारे जो कुछ भी हुआ है, पेपर लीक हुआ है, जो भी हुआ है, सीधा क्लियरली जिम्मेदार है। उसमें बचने का कोई चांस नहीं है। पहले नीट का पेपर लीक हुआ, फिर दोबारा हुआ, फिर बता रहे हैं मैं अभी खबरों की पुष्टि नहीं कर रहा हूं, जो रीनीट हुआ है इसमें भी कुछ गड़बड़ियां मिल रही हैं। क्या हो रहा है? इससे पहले एसएससी के जो सेंटर के पेपर हैं, कभी वो लीक हो रहे हैं, कभी उत्तराखंड में यूके एसएससी के लीक हो रहे हैं। अब ये आपसे क्लियर बोले, अब कांग्रेस का नाम ले दीजिए कि कांग्रेस के टाइम में ये होता था, सोशल मीडिया में जैसे खबरें चल रही हैं, इतने पेपर लीक हुए, उतने हुए। अरे कांग्रेस का नाम अगर जो लेना ही है तो आप रिजाइन क्यों नहीं करते? कांग्रेस को राज करने दो। और कांग्रेस, उनका तो अपना घर बहुत कमजोर है, उनको भी अभी होमवर्क की बहुत जरूरत है, जिम्मेदार विपक्ष बनने की आवश्यकता है। क्योंकि कांग्रेस के, मैं यकीन मानिए, जो मैं भी समाज में देखता हूं, आधे नेता इस वेट में हैं, मुझे अगर कांग्रेस से टिकट नहीं मिला तो मैं रातों रात पलटी मार के दूसरी जगह भाग जाऊंगा। बीजेपी में भी ऐसे लोग हैं, लेकिन कांग्रेस को मुख्य विपक्ष दल है, उनको आत्ममंथन करने की बहुत जरूरत है। अब जैसे ये मौका है, राजनीति, कांग्रेस भी राजनीतिक दल है, वो करेगा, पूरी फ्रीडम है और करनी भी चाहिए। जनहित की राजनीति करेंगे तभी जनता के बीच में आएंगे। मैं, चलिए अब ये तो राजनीतिक मुद्दे हैं, मेरा वो विषय नहीं है, लेकिन जब राजनीति हो ही रही है तो मैं कैसे उससे बाहर रह सकता हूं एक नागरिक? आप एक बात देखिए, भारत में जो ये शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन यानी माफियाकरण, प्राइवेट यूनिवर्सिटियां खोली जा रही हैं। अभी कुलदीप जी ने, माननीय कुलदीप जी ने और माननीय अपने हमारे ये पैन्यूली जी ने बताया, जो माननीय सैनी जी ने भी, अभी आज पेपर लीक हुए हैं इसके उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के 2 पेपर लीक हुए हैं। जिस कॉलेज से वो पेपर लीक हुए हैं, जहां के प्रोफेसर हैं शिवालिक को यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल चुका है। ये देखिए, यूनिवर्सिटियां तो ऐसे बनवा रहे हैं जैसे सब्जी मंडियां लगती हैं ना शहर में। अरे यूनिवर्सिटी क्या होती है? ये जरा जिनकी खुद की डिग्रियां 7 तह के तालों के अंदर बंद हैं, फर्जी डिग्री वाले, वो क्या जाने यूनिवर्सिटियां होती क्या हैं। खुला शिक्षा को बेचने का धंधा इन्होंने 12 साल से बना डाला। एनटीए तो एक जो है एजेंसी, वो एक
प्राइवेट एनजीओ की तरह से है। उसको इतने गड़बड़ मिलने के बाद में एनटीए, उसमें ज्यादातर जो बताए जाते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग एनटीए में भरे गए। इसके बाद एक बॉडी बनाई हुई है कॉलेजों को जो A+, B+ रेटिंग देते हैं नैक के नाम से। नैक के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अभी पिछले 4-5 महीने पहले ही इतनी हार्ड टिप्पणी की थी कि ये क्या चल रहा है। ये जो एजेंसियां इन्होंने बना रखी हैं रेटिंग के लिए, NIRF, नैक बना रखी है, ये सब फर्जीवाड़े के ही तो अड्डे हैं कॉलेजों में। ये रेटिंग कैसे दी जा रही है कॉलेजों में? प्रोफेसर प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में पूरे नहीं है, 2-2 महीने 3-3 महीने के लिए कोर्स कराने के लिए प्रोफेसर रखे जा रहे हैं इनमें यूनिवर्सिटी में। छात्रों को, युवा ही तो हैं वो छात्र जो उसमें प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, उनका शोषण हो रहा है, उनको सैलरियां पूरी नहीं मिलती, 3 महीने काम कराते हैं, उसके बाद में उनको आउट कर देते हैं कि कोर्स पूरा हो गया। ये देहरादून की प्राइवेट यूनिवर्सिटियों का बता रहा हूं। आज ये उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी का जो पेपर लीक हुआ, ठीक है, ये सारे में आ गया। अरे आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के अगर हाल बताएं ना, उनमें क्या हो रहा है, एग्जाम से पहले जो है प्रोफेसर लोग, क्योंकि प्रोफेसर तो बेचारे नौकर हैं वहां पर, उनकी कोई औकात नहीं है मैनेजमेंट के सामने, उनको तो वही करना है जो मैनेजमेंट के हाथ में डमरू है, वो बेचारे तो नाच रहे हैं। ये क्या करते हैं, 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले से एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू करते हैं, पेपर नहीं बताते, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं, आगे आप समझिए कि उनमें क्या होता है। एक बीटेक सिविल किया हुआ स्टूडेंट यहाँ के प्रतिष्ठित संस्थान से देहरादून का मुझे मिलता है, वो अब मेरी गाइडेंस से आगे बढ़ा, इंटीरियर डिजाइनिंग में आगे काम कर रहा है। वो जब पास आउट होकर आया, कहीं पर कुछ मेरे थोड़ी अपने ही काम से रिलेटेड था सब्जेक्ट, तो बातचीत हुई। एक आड़े तिरछे प्लाट को उसको नापना भी नहीं आता था, इसकी नपाई कैसे कहते हैं कि सर हमें तो कुछ बताया ही नहीं गया। फिर वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेने के लिए जो ये 10वीं 12वीं पास ठेकेदार मिस्त्री है ना, उनके पास ये हाल है। हमारी देहरादून की जो 15-15 लाख रुपए ले रही है ना यूनिवर्सिटियां, उन प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के, उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी का तो ये पकड़ा गया, कोई बात नहीं, लेकिन वो कॉलेज तो अब यूनिवर्सिटी बन रहा है शिवालिक। अभी लगभग 2 महीने पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ठीक है दीपक जी, वापस आते हैं, राजेश जी से जवाब लेना है। राजेश जी, विपक्ष पर राजनीति का आरोप अभी थोड़ी देर पहले, 1 सेकंड दीपक जी रुकिएगा, विपक्ष जी 10 सेकंड ले लीजिए, आप कंटिन्यू करिए प्लीज। 1 लाइन, केवल 1 लाइन। हमारे भारत में जो MBBS कराया जा रहा है पेड सीटों में, इतनी महंगी फीसें करती हैं, 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए अमाउंट बैठा रहे हैं। वही फिलीपींस में 25 लाख में हो रहा है, नेपाल में 35 लाख रुपए में हो रहा है, और अदर कंट्रीज है रोमानिया वगैरह, वहां भी 35-40 लाख में हो रहा है। ये भारत को आप बनाना क्या चाह रहे हैं? जो पिछले 12 साल में शिक्षा का आपने व्यवसायीकरण, माफियाकरण करके रख डाला है, ये इसका जवाब तो सत्तारूढ़ दल को देना होगा, और उन्हीं की जिम्मेदारी है। अगर नहीं है जिम्मेदारी, दिमाग में तानाशाही है कि हम डंडा बजाकर कंट्रोल कर लेंगे, ध्यान रखिए ये समय का चक्र है, ये घूमता भी है। जो परम फसल आप बो रहे हैं, कल को काटनी भी पड़ेगी, जो ब्रूटली युवाओं के ऊपर हमला किया है, जबकि जिम्मेदार आप लोग थे। टाइम से दीपक जी, उनके पास कोई आपका मिनिस्टर आया है? ठीक है दीपक जी, आते हैं। नहीं याशी 1 मिनट, क्योंकि मेरे पास ना समय नहीं है, मैं कहीं पर बिजी था। अन्ना हजारे 2011 में धरने पर बैठे थे, वो बैठे, खूब हंगामा हुआ। उस समय हमारे प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी थे, हालांकि धरने पर उनके खिलाफ बैठे थे, 12 दिन वो धरने पर बैठे हैं। मनमोहन सिंह जी ने खुद उनको जूस पिलाया, साथ में माननीय सोनिया गांधी जी भी उपस्थित थी, उन्होंने उनका धरना खत्म कराया और उनकी मांगों को मानने की सहमति दी। हाँ, वो बात अलग है, वो अन्ना हजारे, रामदेव जी आज कहाँ हैं, उनको पता नहीं कि क्या चल रहा है, किस साइलेंट मोड में चले गए हैं या एरोप्लेन मोड में चले गए हैं, वो उनको ही पता है। लेकिन जो सत्ता में बैठे होते हैं, उनको ये गुंडागर्दी जैसे लाठी चार्ज करा देंगे, कितने कह रहे हैं गोली चलवा दो, वो करवा दो, जो इनकी IT सेलें कर रही हैं। अरे ये बातें कुछ नहीं रखा इनमें, जो ये आप लोग IT सेलों में कर रहे हैं, ये गुंडों की लैंग्वेज है जो आप लोग कर रहे हैं, और उनके ऊपर कांटों वाले डंडों से आप हमला करा रहे हैं। अरे अपने बच्चों की जगह सोच करके देखिए, आप लोगों को जो है
चुल्लू भर पानी में डूबने की जगह नहीं मिलेगी। करंट वाले डंडे चलवा रहे हैं उनके ऊपर, ठीक है दीपक जी, ठीक है, ऊपर नेम प्लेट नहीं है उनकी, गुंडों की, पुलिस की। राजेश जी, विपक्ष पर राजनीति का आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस पर छात्रों के कंधों पर बंदूक चलाने का आरोप लगा रहे हैं कि आप उन पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या छात्रों को गुस्सा और उनके भविष्य की जो उनको चिंता है, क्या ये जायज है, जायज नहीं है? क्या ये डर फर्जी है? देखिए, छात्रों की जो, जहां तक आपने अपने डर की बात करी, अपने भविष्य की बात करी, निश्चित रूप से छात्रों की जिज्ञासा रही है और छात्रों का अधिकार है कि उन्हें अपने भविष्य की चिंता होनी चाहिए और वो सरकार से उस बारे में चाहे आंदोलन के रूप में अपनी बात रखना चाह रहे हैं या सरकार से मिलकर अपनी बात को मनवाना चाह रहे हैं या किसी भी माध्यम से अपने भविष्य के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से सरकार न चर्चा से भाग रही है और न चर्चा के लिए मना कर रही है। लेकिन अभी यहाँ जितने हमारे साथी बैठे हैं सबने अपने अपने विचार अपने अपने तरीके से रखे और जो समझने वाली बात है, जब हम मीडिया को देख रहे हैं और मीडिया कवरेज देख रहे हैं तो हमें दोनों चीजें देखने को मिल रही है। और जो आजकल का ट्रेंड चला है कि नेगेटिविटी को ज्यादा दिखाना, पॉजिटिविटी को कम दिखाना और बच्चों के उस प्रारूप को दिखाया जा रहा है जिनकी एलिजिबिलिटी अपने आप, जैसे अभी श्रीमान राणा जी ने बताया, और मैं समझता हूँ कि राणा जी बहुत इस मामले में उनको जितनी जानकारी है, जितनी उनकी समझ है, उसके हिसाब से उन्होंने विस्तार से इस बारे में बताया। और जो विस्तार पूर्वक उन्होंने बात करें उसमें समझ अपने आप आ रही है कि वहां पे आंदोलन को एक्चुअली खड़ा कर कौन रहा है। कंट्रोल जो है वो इंडी गठबंधन ने ले लिया और ये वाकई में बहुत शर्मनाक है कि वो ऐसे बच्चों के पीछे इस आंदोलन को खड़ा करना चाह रहे हैं जो कहीं ना कहीं अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और इस अस्थिरता को पैदा करने से कुछ नहीं होने वाला है। ये 2 दिन 4 दिन 6 दिन उन बच्चों को पीछे से ऐसे पोक करके आगे करेंगे और उनके पीछे खुद खड़े होंगे और बैरिकेडिंग्स पे जितने इनके बड़े नेता खड़े थे। अभी एक मीडिया का क्वेश्चन ये भी था कि जिन बच्चों को लाठियां पड़ी उनको उकसाने वाले लोगों को क्या एक भी लाठी पड़ी? वो जब जंतर मंतर में गए तो अपने 50 लोगों की फोर्स को लेकर गए, अपनी सिक्योरिटीज को लेकर गए और प्रधानमंत्री जी के घर को जो कूच करने की बात की जा रही है या जो घर को कूच करने के लिए वो लोग सड़कों पे उतरे, वो कितना जायज है? ये देश देख तो रहा है भाई। आपको संसद के सत्र में आमंत्रित किया जा रहा है, एलओपी की सीट खाली है और वहां पे बैठ के उस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए आपसे सवाल और नीट पे क्या होना है उस पर चर्चा की मांग हो रही है और आप वहां पे प्रधानमंत्री के घर पे घुस रहे हैं और चाह रहे हैं कि वहां पे चर्चा क्या संभव है। और कुछ लोग जो होने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में होते हैं, कुछ लोग सामाजिक संगठनों से होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की कठपुतली बन के वो उसको पीछे से ब्रीच करने का काम कर रहे हैं, उनको पीछे से शील्ड करने का काम कर रहे हैं। ये ज्यादा शर्मनाक है। चर्चा ये होनी चाहिए कि अगर सरकार किसी तरह से काम नहीं कर रही है तो उसके समाधान क्या होने चाहिए। लेकिन एक सरकार को कोसना, चुनी हुई सरकार को कोसना जिसे देश के लोगों ने चुनकर बनाया है, अगर इतने ही काबिल विपक्षी लोग होते तो ये सत्ता पे होते। ना होने के कारण को इनको समझना होगा कि जनता आप पे विश्वास नहीं करती है। आप कितने गुणगान कर लीजिए, कितनी अपनी भाषा शैली को आप कितनी ही खराब तरीके से बोल लीजिए, आप अपने संस्कारों को पेश कर रहे हैं। आप जो घर पे भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो आप मीडिया में कर रहे हैं, तो इसके लिए कोई बहुत कुछ नया नहीं है, इनके लिए वो ये सड़कों पे कर रहे हैं। तो मैं ये मानता हूं प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया है, निश्चित रूप से इस पे कोई ना कोई सही आधार, और लोगों को जो खास तौर पे इसको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं वो युवा इस बात को समझते हैं और इस पे उनको जरूर कोई नया रास्ता मिलेगा। और भविष्य में अगर इस तरह की घटना होती है तो कठोरतम कार्रवाई होगी, सरकार उसके लिए वचनबद्ध है। लेकिन अगर हम इसको बढ़ावा दे के वहां पे हल्ला गुल्ला करके और हम अराजकता फैला के राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचा के सोचेंगे कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये भी देश के लोग देख रहे हैं, ऐसा मैं समझता हूं। इसलिए ठीक है, मनोज जी। यसी जी, मैं भी अपने पत्रकार भाई कुलदीप जी को और भाजपा के प्रवक्ता को सुन रहा था। कुलदीप जी से मैं एक सवाल करना चाहता हूं, क्या युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा क्या मुद्दा नहीं है? जनहित का मुद्दा नहीं है? अभी ये कह रहे थे कि कोई मुद्दा नहीं है, फिर उसमें भी कह रहे थे कि जो वहां पर जो नीट के छात्र हैं वो नहीं दिखाई दे रहे थे। तो मेरा एक सवाल है, जब किसी महिला का रेप हो जाता है तो जो और बच्चियां, जो और महिलाएं वहां होती हैं, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि उन महिलाओं का रेप नहीं हुआ तो वो वहां भी ना जाएं? बड़ा मुझे आश्चर्य हुआ आपकी इस बात पे कि आप बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दे को मुद्दा नहीं मान रहे हैं। असल में हकीकत यह है कि एक कहावत है, ना पढ़ा हूं ना पढ़ने दूंगा, ना पढ़ूंगा ना पढ़ने दूंगा, और यही जो कहावत है ये मोदी जी में बड़ी फिट हो रही है। और आप देखिए, जब से बीजेपी की सरकार आई है, शिक्षा व्यवस्था का इन्होंने भट्टा बैठा दिया है। एनटीए, अभी हमारे
मलिक साहब ने एनटीए का जिक्र किया। एनटीए 1860 एक्ट की एक रजिस्टर्ड संस्था है जो एक एनजीओ के रूप में काम कर रही है। और उसमें कौन बैठे हैं? उसमें बैठे हैं आरएसएस के आदमी। सारी संस्थाओं पे इन्होंने आरएसएस का कब्जा करवा दिया है। और आरएसएस को ये है कि कोई, जैसे हम आपने देखा होगा कि किसी भी शाखा में वो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर बात नहीं करते, वो हिंदू मुस्लिम पर ही बात करते हैं। वहाँ अपनी जो शाखाएं लगती हैं, तो शिक्षा स्वास्थ्य इनके लिए कोई जरूरी नहीं है, कोई जनहित के मुद्दे जरूरी नहीं है। इनके लिए मुद्दा है कि सत्ता कैसे पाई जाए, उस पर बात करनी है। रही बात छात्रों की, अभी हमारे भाई ने, बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि वो मूवमेंट था। ये 2011 में सबको पता चल गया कि वही अन्ना हजारे, वही लाला रामदेव, वही जनरल वीके सिंह, वही किरण जी, ये सब भाजपा के पिट्ठू के रूप में इन्होंने काम किया है। और एक षड्यंत्र था यूपीए सरकार के खिलाफ। जिन मुद्दों को लेकर लाला रामदेव, अन्ना हजारे बैठे थे, उन मुद्दों को से पीछे हट गई। आज भी चाहे वो 2G हो, 3G हो, 4G, पता नहीं क्या क्या लगा, वो विदेशों का काला धन कहाँ गया? वो विदेशों का काला धन, उस साजिश तो भाजपा करती है, कांग्रेस कभी साजिश नहीं करती। और माफ कीजिएगा, 1 महीने से छात्र धरने पर बैठे हैं, किसी सरकार के नुमाइंदे में ये हिम्मत नहीं हुई कि उनसे जाके वार्ता करे। कहाँ गए वो जो अमित शाह की एजेंसियां हैं? क्या पकौड़े तल रहे थे अमित शाह? क्या नाले की गैस से चाय बना रहे थे कि उन्हें दिखाएंगे एक साजिश है? अरे आप ये झूठ बोलना और ये जुमलेबाजी करना, देश को गुमराह करना, ये बंद कर दीजिए। छात्रों का मुद्दा है, अभी भी माफी मांग लीजिए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे दीजिए। और चर्चा के लिए पूरा विपक्ष तैयार है, सत्ता पक्ष किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है। आप यदि इतिहास उखेड़ोगे तो सबसे बुरा इतिहास भाजपा और संघ का रहा है। पंकज जी कुछ कहना चाहते हैं? यशी जी, इनका सीरियसनेस दोनों दलों का बिल्कुल नहीं है। रामदेव को जिस तरीके से वहां से भगाया गया था रात के 10 बजे, वही कृत्य कुछ आज छात्रों के साथ हुआ है। और ये दोनों के दोनों दल छात्रों के न तो पेपर लीक के मामले में सीरियस हैं और ना ही ये उन चीजों को सही तरीके से धरातल पे उतारने पे काम कर रहे हैं। जहां तक लीक की बात है तो दोनों में हुई है और दोनों बराबर। अभी मैं सुन रहा था कि जिस तरीके से छात्रों को मारा गया, लट्ठी पे नेल, मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, तो क्या रामदेव को किस हालत में वहां से भागना पड़ा था रात को 10 बजे? ये भी किसी अराजकता से कम नहीं था। रामदेव और अन्ना रामदेव को किस हालत में पिट्ठू थे, और ये भी कांग्रेस ने करवाया। और ये दोनों जनता की आवाज नहीं सुनते हैं। ये दोनों को जनता की आवाज नहीं सुननी होती है। और वही काम आज बीजेपी कर रही है जो 2010 में कांग्रेस ने करा था अन्ना हजारे और रामदेव के साथ। जनता जाग चुकी है, जनता को सब पता है किसका पेपर कहां से लीक हो रहा है, कौन करवा रहा है, कौन उसके पीछे है। हमारे प्रदेश में तो हाकम सिंह और संजय धारीवाल किस दल से रिश्ता रखते थे वो पता है सबको। और सिंपल सी चीज ये है कि ये जो नकल विरोधी कानून है ये केवल सजाने के लिए इस प्रदेश के अंदर एक भी कन्विक्शन बता दे मुझे भाजपा के प्रवक्ता कि जब से तब से कम 5-6 पेपर लीक हो चुके हैं और किसमें कितना कन्विक्शन हुआ है। राजेश जी जवाब दीजिए। यशी जी, हाँ, अभी एक स्टेटमेंट और आई थी। मैं कई बारी वरिष्ठता को बड़ा सम्मान देता हूँ, आदर देता हूँ, और वरिष्ठता के आधार पर मुझे कई बारी ऐसा लगता है कि वरिष्ठ लोग बैठे तो शायद इनकी बात में थोड़ी सच्चाई होगी। अभी एक स्टेटमेंट सबके सामने आई और उसमें बताया गया कि 2011 में अन्ना हजारे जी का जो आंदोलन था उसे माननीय मनमोहन सिंह जी ने, जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, और सोनिया गांधी जी ने जाके मंच पे तोड़ा था। अगर आप अभी गूगल करेंगे, रिकॉर्ड चेक करेंगे तो बड़ा हैरान हूं कि बड़े आदरणीय लोग और सम्मानित लोग इस तरह का झूठ बयान करते थे। थोड़ा बहुत फोटो दिखा सकते परिचय देना चाहिए। झूठा परिचय आप तो गूगल देख रहे हैं, आपको फोटो दिखा सकते हैं। फोटो मयूर राजा ने फोटो दिखा देंगे, चेक कर लीजिए। देखिए, कांग्रेस के लोग कांग्रेस वालों की फोटो दिखाएंगे, बिल्कुल ठीक है। वो सामाजिक व्यक्ति होने का जो ढोंग रचते हैं, उन्हें ऐसे मीडिया चैनल्स पे कम से कम ऐसा नहीं करना चाहिए। वो अपने मान्यों का कितना माननीयपन जानते हैं, उनका जो आंदोलन था वहाँ पे रज्जू भैया के द्वारा गूगल करने की जरूरत नहीं, उन्होंने करा। लेकिन अभी किस तरह से, चलिए ठीक है, चूंकि वक्त की कमी है। देखिए, छात्र लगातार आंदोलनरत है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई आगे जो फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा, अगर पेपर लीक होगा ऐसे में कार्रवाई होगी। फिलहाल ये आंदोलन कब तक चलता है देखना होगा। आप सभी का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात कर रहे हैं दिल्ली से उठी चिंगारी देवभूमि पर भारे। जिस तरीके से दिल्ली में जंतर मंतर पर छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उसका असर उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। विपक्ष और
सत्ता पक्ष आपस में कहीं ना कहीं नूराकश्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश